हेलो स्टूडेंट। आज हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फंडामेंटल टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल, इसके कॉन्सेप्ट और मेथड ऑफ वैल्यूएशन, नेचर ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो लेट अस सी द गुडविल। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज नेम, फेम, reputation of a business which is earned by a business due to fair, honest dealing of business activities। गुडविल एक बिजनेस का नेम, फेम, रेपुटेशन है जो कि बिजनेस ने अपने ऑनेस्ट डीलिंग, फेयर डीलिंग के आधार पर एक्वायर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकनाथन, गुडविल इज़ It is the benefit and advantages of the good name, reputation and connection of a business। मैकनाथन कहते हैं कि गुडविल जो है एक बिजनेस का नेम है, रेपुटेशन है और कनेक्शन है लोगों के साथ। ये बिजनेस को एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। ये कहते हैं कि गुडविल जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को ले आती है। इट इज़ वन थिंग विच डिस्टिंग्विश्ड इन ओल्ड इस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम ए न्यू इस्टेब्लिश्ड बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। कहते हैं गुडविल ही एक ऐसी चीज़ है जो एक नए बिजनेस को और एक पुराने बिजनेस को में फ़र्क करती है, क्योंकि गुडविल का जो बेनिफिट होता है यहाँ पर ये कस्टमर को अपनी तरफ एज ए अट्रैक्टिव फोर्स खींचती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बिजनेस की ओर ले आती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गुडविल एक बिजनेस का नाम है, एक उसकी प्रसिद्धि है जो कि बिजनेसमैन ने एक्वायर किया हुआ है। ऑनेस्ट डीलिंग, फेयर डीलिंग, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। नेक्स्ट आते हैं फीचर ऑफ गुडविल। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल को इंटेंजिबल एसेट कहा जा सकता है बिकॉज इट कैन नॉट बी टच, इट कैन बी रियलाइज ओनली। सेकेंड, इट डज़ नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। इसकी जो एग्जिस्टेंस है गुडविल की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल की बात हम करेंगे उससे सेपरेट नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। गुडविल की वैल्यू सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर पर डिपेंड करती है। मीन्स जो पर्सन इसका वैल्यूएशन करेगा उसका वैल्यूएशन कुछ हो सकता है, दूसरा पर्सन अगर वैल्यूएशन करेगा तो उसकी गुडविल की वैल्यू कुछ और हो सकती है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल एक बिजनेस को हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को ले आती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। गुडविल के आने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक गुडविल बिजनेस के साथ जुड़ती है। तो ये गुडविल का फीचर रहा। नेक्स्ट अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। जो फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करने वाले हैं होते हैं, इसमें द फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर जो है ये गुडविल को इफेक्ट करता है। ए फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और हैविंग ए स्टेबल डिमांड इज़ एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर हैज़ मोर गुडविल। कहते हैं जो बिजनेस का नेचर फैक्टर है, इसके बेस पर अगर हम गुडविल को देखें कि गुडविल को किस तरह का जो है इफ़ेक्ट करती है, गुडविल किस तरह से इफ़ेक्ट होती है नेचर ऑफ बिजनेस से, गुडविल कम होती है या ज़्यादा। तो यहाँ हम देखें तो अगर एक बिजनेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बनाता है और उसकी स्टेबल डिमांड है, तो हाई डिमांड है, तो उस कंडीशन में वह मोर प्रॉफिट अर्न करने में सक्सेस होता है और इसका रिज़ल्ट होता है कि उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है। सेकंड फैक्टर इज़ लोकेशन। इफ़ the business is centrally located or at a place having
हैवी कस्टमर ट्रैफिक द गुडविल टेंड्स टू बी हाई। कहते हैं अगर बिजनेस की एक लोकेशन बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली उस बिज़नेस की जो गुडविल होगी वह बहुत हाई होगी। थर्ड फैक्टर इज़ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी गुडविल को इफ़ेक्ट करती है। इफ़ मैनेजमेंट इज़ वेरी एफिशिएंट, डेफिनेटली इट इंक्रीज द गुडविल ऑफ बिजनेस। इफ मैनेजमेंट इज़ नॉट efficient, means inefficient management, then goodwill decrease. Well managed concern usually enjoy the advantages of high productivity and cost efficiency. This leads to higher profit, and so the value of goodwill will be also high. तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो डेफिनेटली हाई प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट एफिशिएंसी में सफल होगा ऑर्गेनाइजेशन। और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब कॉस्ट एफिशिएंसी में ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वह लो रहेगी और कस्टमर को लोअर प्राइस पर प्रोडक्ट मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदेंगे और बिज़नेस की जो गुडविल होगी वह बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ मार्केट सिचुएशन। यहाँ पर जो मार्केट कंडीशंस होती हैं उसके बारे में है कि जो कंपटीशन है मार्केट में वह किस तरह की है। तो बिजनेस की द मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन इनेबल्स द कंसर्न टू अर्न हाई प्रॉफिट विच लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। कहते हैं अगर मोनोपोली कंडीशन है बिजनेस की या लिमिटेड कंडीशन है तो उस कंडीशन में कंपनी बिजनेस विल बी एबल टू सेल मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड कैन अर्न हाई प्रॉफिट, and the ultimate result is it increase the goodwill of business. कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं जो बिज़नेस को अगर हैं इस तरह के एडवांटेजेस बिज़नेस के पास तो उनकी गुडविल बढ़ती है, और अगर इस तरह के एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के पास नहीं होते हैं तो उनकी गुडविल कंपैरेटिवली अदर बिजनेस के साथ जिनके पास ये एडवांटेजेस होंगे उनसे गुडविल कम होगी। तो यहाँ देखते हैं स्पेशल एडवांटेजेस में क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो गुडविल को बढ़ाने में मदद करते हैं। द फर्म दैट enjoy special advantages like import license, low rate and assured supply of electricity, long-term contracts for supply of materials, well-known collaborators, patents right, trademark, etc. enjoy higher value of goodwill. कहते हैं अगर बिजनेस के पास इंपोर्ट लाइसेंस है, एक्सपोर्ट लाइसेंस है, लो रेट और एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बिजनेस सक्सेसफुल है, लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मटेरियल को सप्लाई करने के, उन वेल नोन कोलैबोरेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, पेटेंट राइट उनके पास है, ट्रेडमार्क इस्टेब्लिश्ड है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो है गुडविल को इंक्रीज़ करने में सक्सेसफुल होते हैं, और ये स्पेशल एडवांटेजेस बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दीज आर द सम मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल के बारे में क्या कहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज़ रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। According to this accounting standard 26, goodwill is intangible asset. As per AS 26, goodwill should not be recorded in the books of account unless consideration is paid for it. So self-generated goodwill is not recorded in the books of account. Accounting standard 26 कहता है कि goodwill एक intangible asset है और ये books of account में तब तक नहीं रिकॉर्ड की जाएगी जब तक कि इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता। मीन्स कैश आर काइंड मस्ट बी पेड टू एक्वायर द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के बदले जब कैश में पेमेंट किया जाए या काइंड पेमेंट किया जाए तभी जो है गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज़ नॉन कैश फॉर्म में अगर गुडविल होती है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर है तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस बात को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देंगे।
नेक्स्ट आता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन देयर इज़ द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो दीज आर द सम कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन देयर इज़ चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। सपोज करिए कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है, अभी डिसाइड करते हैं कि 1:1:1 होगी। तो इस कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कुछ पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज़ होगा, कुछ का डिक्रीज़ होगा। तो इन दैट कंडीशन गुडविल ट्रीटमेंट इज़ इसेंशियल। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि व्हेन देयर इज चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेकंड इज़ व्हेन ए न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। एक नए पार्टनर की एडमिशन होगी तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज़। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा या किसी की डेथ हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न। जब पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाएगा, रनिंग बिजनेस को बेचा जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बिजनेस को, तो इन दैट कंडीशन गुडविल इज़ आल्सो वैल्यूएटेड। व्हेन 2 और मोर फर्म्स एमलगमेट। जब 2 या 2 से अधिक फर्म आपस में मिल जाएंगी तो उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ इसेंशियल या नीडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट एनी 3 सर्कमस्टेंसेस अदर दैन डेथ ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर when need for valuation of goodwill of a firm may arise। क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्टनर वो कंडीशंस बताइए, 3 कंडीशंस बताइए, 3 परिस्थितियां बताइए इनके अलावा जब गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो ये कंडीशन दिया गया कि डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अलावा जो 3 और कंडीशंस हैं उनको आपको बताना था। ये 2016 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को हम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट समझते हैं और इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है। नाउ सी द आंसर ऑफ CBSE। इन एडिशन टू स्टेटेड सर्कमस्टेंसेज the need for valuation of goodwill in partnership arises in the following circumstances: change in profit sharing ratio among existing partner। पहली कंडीशन हमने डिस्कस किया था, डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न, इसको भी डिस्कशन किया आपके साथ। एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो दीज आर द 3 अदर कंडीशंस एक्सेप्ट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज़ परचेज गुडविल। व्हेन गुडविल इज़ एक्वायर्ड बाय ए फर्म फॉर ए कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए बिजनेस इज़ परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, asset minus liabilities, the difference amount is the value of purchase goodwill। गुडविल, परचेज गुडविल हम कब कहेंगे? जब गुडविल को हम कैश या काइंड में एक्वायर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि एक बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं और परचेज वैल्यू जो है दैट इज़ मोर देन द एसेट्स एक्वायर्ड। जितनी हम एसेट्स एक्वायर करते हैं ना उससे ज़्यादा हम उससे ज़्यादा जब पे करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो गुडविल होगा वह आएगा। तो परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर देन द वैल्यू एक्वायर्ड। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हमने 12 लाख रुपीज़ की परचेज़ वैल्यू है, डिसाइडेड है बिजनेस की, और हम एसेट जो एक्वायर करते हैं 10 लाख की,
तो इन दैट कंडीशन द 2 लाख विच इज़ एक्सेस अमाउंट इज़ पेड टू द बिजनेस दैट इज़ कॉल्ड गुडविल, और इसके बदले जो कैश पेमेंट किया गया या हम कोई एसेट के थ्रू इसको सेटल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड काइंड, और ये गुडविल जो होगी ये परचेज गुडविल होगी। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड फॉर ए कंसिडरेशन बट इज़ अर्न बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और पार्टनर्स। वह गुडविल जो खरीदी नहीं गई है, परचेज़ नहीं की गई, उसके बदले कोई वैल्यू पे नहीं किया गया है, बट ये जनरेट कैसे हुआ? बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रयासों के द्वारा या पार्टनर्स के या ओनर के जो एफर्ट्स हैं उसके द्वारा जनरेट किया गया जो गुडविल है, जो बनाई गई गुडविल है, दैट गुडविल इज़ कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड दिस गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसकी यहाँ पे मेन बात हम करेंगे। क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर पर्टिकुलर गुडविल से रिलेटेड टॉपिक के सेपरेट क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको जो एडमिशन चैप्टर है पार्टनरशिप का उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पर गुडविल का एक पॉइंट में कैलकुलेशन करना होता है। रिटायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं वहाँ रहेगा, डेथ के क्वेश्चन में, इन सभी जगह पे आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। तो ये गुडविल के कैलकुलेशन का बेस टॉपिक है। अगर यहाँ पे आपको गुडविल का कैलकुलेशन समझ में आता है तो डेफिनेटली बाकी आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। लेट अस सी, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो पहला मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज लेते हैं, हम गिवन ईयर्स की प्रॉफिट का, और उसके बेस पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो जो स्टेप हम फॉलो करेंगे गुडविल को फाइंड करने का, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया तो हम 3 ईयर्स की प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। अगर 5 ईयर्स की प्रॉफिट होगी तो इसमें 5 ईयर्स की प्रॉफिट को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। और जो एवरेज आएगा फिर गुडविल फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज आपको दिया रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्म की गुडविल यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे। अब ये नंबर ऑफ़ परचेज ईयर्स क्या होता है? It means the number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit after change of ownership because of the efforts put in the past. Number of years purchase का मतलब यहाँ पे होता है कि वह number of years है जिसमें same amount of profit जो है बिजनेस अर्न करता रहेगा अगर उसकी ओनरशिप चेंज हो जाए। और इसका रीज़न ये होगा कि जो पास्ट में एफर्ट्स ओनर ने बिजनेस में पुट किया हुआ है उसकी वजह से इस तरह की प्रॉफिट बिजनेस अर्न करती रहेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। उसी नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एवरेज प्रॉफिट के साथ, तो आपके पास फॉर्म की जो गुडविल होगी वह कैलकुलेट हो जाएगी। तो 2 फार्मूले हैं, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स and then goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Let us see a question. The profit of the 5 years of a firm as follows: 2013 4 lakh, 2014 398,000, 2015 4 lakh 50,000, 2016 4 lakh 45,000 and 2017 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years of purchase ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 4 ईयर्स परचेज़ आपको दिया गया है, इसके बेस पर कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सभी ईयर्स की जो 5 ईयर की गिवन प्रॉफिट है उसका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 एवरेज आ जाएगा। जो एवरेज आएगा तो गुडविल इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, 4 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। लेट अस सी द कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी ईयर्स की प्रॉफिट ले लिया, इनका टोटल कर दिया 21,93,000
फार्मूला टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 21,93,000 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज आ गया आपका 4,38,600। गुडविल का फार्मूला लगाया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, तो 4,38,600 इंटू 4 नंबर ऑफ ईयर्स दिया था, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 17,54,400। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग गुडविल एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट आते हैं, आपको प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पे, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द 5 ईयर्स आर एज फॉलोज, ये प्रॉफिट दिया गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। वेट के बेस पर जब दिया रहेगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वेट है उसको प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेट का अलग सम करना है और फिर एवरेज फाइंड करना है। तो लेट अस सी हियर द स्टेप्स। सबसे पहले ईयर ले लिया और प्रॉफिट ले लिया, फिर वेट जो दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, 18,000 इंटू 5 90,000, सम कर दिया 3,48,000, इन सभी का टोटल कर दिया 3,48,000 और वेट का टोटल कर दिया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 15, ये इसका सम हो गया, और 23,200 इज़ द एवरेज। नाउ गुडविल का फार्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में 3 ईयर्स दिया है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 69,600। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल when weighted average is given. Now the next question is, calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit for the last 4 years. The profit of the last 4 year 2012 20,200, 2013 24,800, 2014 20,000, 2015 30,000. The weights assigned to each year is 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 and you are supplied the following information. यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया गया है इसमें इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर एवरेज वेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका सम करेंगे प्रोडक्ट का, और फिर वेट जो दिए गए हैं उसके सम से उसको डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज आएगा, और फिर गुडविल फाइंड करेंगे। तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ऑन September 1, 2014 ए मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन 6,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इसको रेवेन्यू के तौर पे चार्ज किया गया। द सेड सम इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आप ध्यान देंगे 2014 में ये जो रिपेयरिंग किया गया इसको रेवेन्यू माना गया, जबकि इसको कैपिटलाइज्ड करना है। तो कैपिटलाइज करने का इफेक्ट ये होगा कि रेवेन्यू जो इतना किया गया था उसको एज एक्सपेंसेस हो किया गया होगा, तो अब इसको हम प्लस करेंगे और इस यहाँ पर इस ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेक्स्ट आने वाले ईयर में भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 6,000 के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2,400, तो ये ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे। और फिर नेक्स्ट दिया गया द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर द परचेज ऑफ गुडविल। तो मैनेजमेंट कॉस्ट है, एनुअल चार्ज है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिया गया है, तो अब इसको यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो जो भी रिस्पेक्टिव ईयर्स ऑफ प्रॉफिट दिए गए हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पहले हम डेप्रिसिएशन 2014 का फाइंड करेंगे। तो जो 2014 में रिपेयर हुआ था 6,000 का, इसका 10% हमें करना है, लेकिन रिपेयरिंग हुआ 1 सितंबर को, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी क्लोज़ होती है दिसंबर में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जब
कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए, पहले हमने सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 4 मंथ्स होता है, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया। तो 6000 इंटू 10% इंटू 4/12, तो 200 रुपीज़ आया फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे, बैलेंसिंग मेथड है यहाँ पर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो अब हमारा जो प्लांट की वैल्यू हो जाएगी ये 5800, 200 माइनस करने के बाद अब इसके ऊपर 10% फुल ईयर का 580 हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। हमारा लास्ट ईयर यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2015 है, तो 2 ईयर का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2040 में जो स्टॉक कहा गया था ये 2013 का ओवर वैल्यूएशन है, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में फिर स्टॉक में इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014 विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2015। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो लेट अस सी हियर फर्स्ट पहले जो एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया था इस टेबल में हम रख लेंगे 2012, 13, 14 और 15 का ये प्रॉफिट ले लिया। मैनेजमेंट कॉस्ट जो नहीं लिया गया था एवरी ईयर से इसको माइनस करेंगे। अब इसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा था जिसको रेवेन्यू किया था, मींस प्लांट का जो रिपेयर 2014 में हुआ था, इसको यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस मान लिया गया था, जबकि ये कैपिटलाइज्ड कर दिया गया, तो ये रिस्पेक्टिव ईयर में प्लस हो जाएगा। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो 2014 का डेप्रिसिएशन 200 और 15 का 580, ये हमने कैलकुलेशन में आपको दिखाया। इसके बाद फिर ओवर वैल्यूएशन आप स्टॉक का करेंगे तो 2013 का स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ था, तो यहाँ माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो वहाँ पे ले जाके इसको प्लस कर देंगे। अब हमें जो प्रॉफिट मिला ये हमारी एक्चुअल प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इस प्रॉफिट को हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारा हुआ, प्रॉफिट ले लिया जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया और वेट ले लिया 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिव ईयर का, मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमें मिल गया ये, इनका सम किया 2,19,280 आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया 2,19,280 अपॉन 10 ये आया वेट का टोटल, और एवरेज आ गया हमारा 21,928। अब गुडविल का फार्मूला हम लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया और 65,784 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म। तो इस तरीके से गुडविल फाइंड करेंगे अगर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन दिए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2018 में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी आप देखें। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट राघव एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। राघव ब्रिंग्स 6 लाख as his capital and his share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of average profit of the last 4 year। तो जो परचेज ईयर है वो 2 ईयर है, एवरेज प्रॉफिट जो हमें लेना है लास्ट 4 ईयर का, तो ये लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आपको दे दिया गया। और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया कि टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको यहाँ पे लेना है जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ओवर वैल्यूड हो गया, तो 2017 की प्रॉफिट से इसको माइनस किया जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर में ये ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 2017 तक का ही है। अब आपको इसमें जनरल एंट्री करना है और वर्किंग नोट्स को शो करना है क्लियरली। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। पहले वर्किंग नोट में यहाँ पे देखें आप 2013-14 की प्रॉफिट दिया, ये प्रॉफिट ले लिया हमने रिस्पेक्टिव ईयर का। मैनेजमेंट कॉस्ट 56,250 पहले इसको माइनस कर दिया, हमारी ये प्रॉफिट आ गई। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें जो स्टॉक का वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन हुआ था 17 का, 15,000 उसको भी माइनस कर दिया। अब हमारी एक्चुअल प्रॉफिट ये आ गई एडजस्टमेंट के बाद। इन सभी प्रॉफिट का यहाँ पे हमने टोटल किया, नंबर ऑफ ईयर 4 है, डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट जो आ गया है वो 10 लाख, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो
परचेज ईयर है, इसी फार्मूले में डायरेक्टली पर सोल्यूशन में कर दिया तो आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 10 लाख। अगर आप चाहो तो एवरेज निकालने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एवरेज आपका आएगा 5 लाख रुपीज़। 5 लाख को फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जाके एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हम करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 लाख आएगा। तो अब इस 10 लाख की तो फर्म की गुडविल आ गई। अब राघव का शेयर, तो राघव इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो यहाँ पर आ गया 2,50,000। इसी को आप अल्टरनेटिव केस में देखें, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया तो टोटल प्रॉफिट लिया गया 22,25,000 और इसको डिवाइड कर दिया गया ये 4 से डिवाइड करके, और जो मैनेजमेंट कॉस्ट थी उसको माइनस कर दिया गया, तो 5 लाख एवरेज प्रॉफिट आया। फिर गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया 10 लाख आया। फिर राघव का शेयर 1/4 था, 1/4 ऑफ 10 लाख 2,50,000। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग गुडविल। तो इस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो एंट्री हम करेंगे, तो राघव अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आया कैश में। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,50,000 टोटल दोनों कैपिटल और गुडविल का। तो कैपिटल अपने साथ लेके आया था 6 लाख और 2,50,000 हमने गुडविल फाइंड किया। तो ये दोनों अमाउंट उसने कैश में लेके आया, तो टोटल लेके आता है बैंक अकाउंट डेबिट 8,50,000, राघव's कैपिटल 6 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 2,50,000। अब इस गुडविल को जो राघव लेके आता है इमीडिएटली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वह अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर लेते हैं आपस में। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू आसाज कैपिटल टू अदिति कैपिटल, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इन्होंने डिवाइड कर लिया 1,50,000 एंड 1 लाख। तो दिस इज़ द एंट्री। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share. Thank you.